जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, कभी सोचा है वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ देश था। दुनिया को सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वेनेजुएला ने दी है। यहाँ के समुद्री तटों पर सैलानियों की भीड़ रहती थी। वेनेजुएला की जीडीपी दुनिया के टॉप 10 जीडीपी में थी। लोगों का सपना होता था कि वे वेनेजुएला में जाकर नौकरी करें, वहां जाकर रहें और वहां बस जाएं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना जिस देश के पास हो, वहां के लोग पेट्रोल तो छोड़िए, खाना और दवाइयों के लिए भी तरस जाएं। वही देश आज भूख, पलायन और राजनीतिक उथल पुथल का प्रतीक बन चुका है। ये कैसे मुमकिन है? सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला संकट में क्यों है। सवाल ये है कि क्या यह संकट सिर्फ उसकी सरकार की वजह से है या फिर इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास, तेल की राजनीति और अमेरिका केंद्रित वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स भी उतना ही जिम्मेदार है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वेनेजुएला की पूरी कहानी एक साथ जोड़कर समझेंगे। उसका इतिहास, अमेरिका वेनेजुएला विवाद कैसे शुरू हुआ, हालिया घटनाक्रम क्या है और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका की तीखी आलोचना क्यों हो रही है, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। वेनेजुएला की कहानी औपनिवेशिक दौर से शुरू होती है। वेनेजुएला को स्पेन से 5 जुलाई 1811 को स्वतंत्रता की घोषणा मिली। हालांकि स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप से 1821 में काराबोबो की लड़ाई के बाद स्थापित हुई, जिसका नेतृत्व साइमन बोलीवार ने किया। स्पेन से आजादी के बाद भी सत्ता कुछ सीमित वर्गों में सिमटी रही। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने देश की दिशा बदल दी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, अमेरिका और वेनेजुएला का रिलेशन हमेशा से खराब नहीं थे। 20वीं सदी के ज्यादातर टाइम में वेनेजुएला अमेरिका का करीबी पार्टनर रहा। 1950 से 1990 के बीच वह अमेरिका के लिए सबसे भरोसेमंद तेल सप्लायरों में से था। यहां तक कि 1990 के दशक तक कई सालों में वेनेजुएला ने अमेरिका को तेल सप्लाई में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय तक वेनेजुएला के तेल सेक्टर में अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियां बड़े आराम से प्रॉफिट शेयरिंग के साथ काम कर रही थी और वाशिंगटन को वेनेजुएला की पुरानी एलिट क्लास और उसके प्रो अमेरिका राष्ट्रपति बिल्कुल स्वीकार थे। असल टकराव की जड़ तब पड़ी जब ह्यूगो चावेज नाम का एक लेफ्ट झुकाव वाला करिश्माई सैन्य अधिकारी 1998 में चुनाव में जबरदस्त पॉपुलर सपोर्ट के साथ सत्ता में आया और उसने बोलिवारियन रेवोल्यूशन के नाम पर पुरानी व्यवस्था हिलानी शुरू की। अब आते हैं विवाद कब शुरू हुआ। अगर शॉर्ट टाइमलाइन देखें तो 3-4 क्रिटिकल मोमेंट हैं। 1998-1999 में ह्यूगो चावेज चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं, नया संविधान लाते हैं और ऑयल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए सोशल प्रोग्रामों में लगाने लगते हैं। साथ ही पब्लिकली अमेरिका की नीतियों की आलोचना करते हैं। यहीं से वैचारिक टकराव शुरू हो जाता है। 2001 में ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स लॉ पास की जाती है, जो तेल और गैस पर राज्य की पकड़ मजबूत करती है। अपस्ट्रीम यानी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को स्टेट कंट्रोल्ड कंपनियों के लिए रिजर्व करती है। अमेरिका तेल कंपनियों को यह सीधा झटका है। कई विश्लेषक यहीं से इसे यूएस वार ऑन वेनेजुएला की शुरुआत मानते हैं। अप्रैल 2002 में चावेज के खिलाफ सैन्य सिविल तख्तापलट की कोशिश होती है। वो 2 दिन के लिए हट भी जाते हैं और प्रो अमेरिका कारोबारी पेड्रो कारमोना खुद को राष्ट्रपति घोषित करता है। अमेरिकी प्रशासन उस समय
नए इंटरिम नेतृत्व को जल्दी से वैधता भी दे देती है। लेकिन जनता की भारी लामबंदी के बाद चावेज 2 दिन में वापस सत्ता में आ जाते हैं। 2006 से आगे जॉर्ज बुश प्रशासन वेनेजुएला पर पहला बड़ा डिफेंस संबंधित प्रतिबंध लगाता है। अमेरिकी हथियारों और सेना से जुड़े उपकरणों की बिक्री पर बैन लगा दिया जाता है। वजह के तौर पर आतंकवाद से लड़ाई में सहयोग की कमी जैसी भाषा इस्तेमाल होती है। यहीं से औपचारिक रूप से रिश्ते गिरावट की तरफ चले जाते हैं। 2010 तक दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी से एम्बेसडर वापस बुला लिए थे। अब क्यों ये विवाद इतना जहरीला हो गया? इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहला है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार है और चावेज और मादुरो ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे काटकर स्टेट कंट्रोल और सोशल स्पेंडिंग बढ़ाई, जिसके चलते अमेरिका और उससे जुड़ी तेल लॉबी की नजर में यह मॉडल खतरा बन गया। दूसरा है वैचारिक टकराव। चावेज खुले तौर पर क्यूबा, रूस और ईरान के साथ खड़े होते हैं। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल पर हमला बोलते हैं, खुद को एंटी इंपीरियलिस्ट कहते हैं। बदले में वाशिंगटन उन्हें तानाशाह, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला और बाद में नार्को टेररिस्ट तक कहने लगता है। तीसरा है हेगेमनी चैलेंज। अमेरिका के लिए मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत लैटिन अमेरिका बैकयार्ड मानी जाती है। ऐसे में अगर काराकास खुलकर रूस और चीन से डिफेंस और फाइनेंस डील करे, ईरान के साथ सैन्य ऊर्जा सहयोग बढ़ाए और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अमेरिका की आलोचना करे, तो यह वाशिंगटन के लिए स्ट्रेटेजिक चुनौती बन जाता है। 2014 से 2015 में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से गिरकर $30 से $40 की रेंज में आ गई, जिससे वेनेजुएला जैसे सिंगल कमोडिटी देश की कमर टूट गई। और उसी समय से अमेरिका ने सैंक्शन को मैक्सिमम प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। रिसर्चर्स के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच अमेरिकी नेतृत्व वाले सैंक्शंस के कारण वेनेजुएला के तेल राजस्व में लगभग $226 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी उसकी जीडीपी के 213% के बराबर। सिर्फ अमेरिका ने ही 400 से ज्यादा 431 इंडिविजुअल्स और इंटिटीज पर टारगेटेड सैंक्शन लगाए, जिसमें सैन्य, जज, चुनाव आयोग के अधिकारी, सेंट्रल बैंक और ऑयल कंपनीज शामिल हैं। 2019 में ऑयल कंपनियों पर लगाए गए सैंक्शन के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला की लगभग $7 बिलियन की अमेरिकी एसेट्स फ्रीज कर दी, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के पेमेंट ब्लॉक कर दिए और नेफ्टा एक्सपोर्ट्स रोक दिए, जिससे वेनेजुएला की ऑयल आधारित अर्थव्यवस्था और ध्वस्त हो गई। अमेरिकी सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुद अनुमान लगाया था कि सिर्फ 2019 में ही इससे वेनेजुएला को $11 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। इन आर्थिक प्रहारों के साथ साथ 2015 में वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया। 2017 के बाद डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के नाम पर लगातार नए प्रोग्राम लाए गए और 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को इंटरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देकर मादुरो सरकार की वैधता को ही चुनौती दे दी। हाल के सालों में यह विवाद और खतरनाक हो गया, क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मैक्सिमम प्रेशर सिर्फ सैंक्शन या डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं रहा, बल्कि सीधे सैन्य आयाम तक पहुंच गया। 2025-26 की टाइमलाइन देखें तो मार्च 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया। अगस्त 2025 में मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया और उन्हें कार्टेल द लॉस सोलेस नामक कथित ड्रग नेटवर्क का ग्लोबल लीडर घोषित किया। इसके साथ ही अमेरिका ने सितंबर 2025 से कैरिबियन और पैसिफिक में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाते हुए वेनेजुएला की कथित ड्रग बोर्ड्स पर कम से कम 21 हमले किए, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई। फिर सदर्न स्फीयर मिशन के नाम पर हजारों सैनिक, युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए गए।
जिसे काराकास ने घेराबंदी और युद्ध की तैयारी कहा। 3 जनवरी 2026 में अमेरिका वेनेजुएला विवाद ने अभूतपूर्व मोड़ ले लिया, जब 3 जनवरी को ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। इसमें 125 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने काराकास के आसपास वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया। कम से कम 7 से 8 धमाके हुए और स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को उनके आवास पर 2 बजे सुबह गिरफ्तार कर अमेरिका ले उड़ी। मादुरो को न्यूयॉर्क में 2020 के नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और गैंग से जुड़े आरोपों पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी न्याय का पूरा गुस्सा झेलेंगे। अमेरिका ने इसे ड्रग वार और रेजिम चेंज बताया है, लेकिन वेनेजुएला ने इसे अवैध अपहरण और आक्रमण करार दिया। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी लगा दी और मादुरो को ही एकमात्र राष्ट्रपति कहा। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक सुरक्षित ट्रांजिशन ना हो। अमेरिकी ऑयल कंपनियां वहां के क्षतिग्रस्त तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और दुनिया के सबसे बड़े 303 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व से देश के लिए मुनाफा कमाएंगे। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल है, जबकि अमेरिका ने कोई हताहत होने से इनकार किया। दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं तेज है। यूएन चीफ गुटेरेस ने इसे खतरनाक मिसाल कहा। स्पेन, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, उरुग्वे ने संयुक्त बयान में अस्वीकार किया। रूस, चीन, ईरान ने कड़ी निंदा की, जबकि कुछ विपक्षी नेता खुश हैं, लेकिन ऑपोजिशन डिवाइडेड है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर नया गवर्नमेंट सहयोग न करे तो दूसरा स्ट्राइक हो सकता है, और कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो तथा मैक्सिको को भी धमकी दी है। अमेरिका ने सैंक्शन ऑयल टैंकरों को जब्त करना जारी रखा है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है। वेनेजुएला में अराजकता है, पावर कट, प्रोटेस्ट, मिलिट्री अलर्ट और ट्रांजिशन की प्रक्रिया अनिश्चित बनी हुई है। आज अमेरिका वेनेजुएला विवाद सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसमें रूस, चीन, ईरान, ब्रिक्स, लैटिन अमेरिका और लेफ्ट राइट ब्लॉक और ग्लोबल ऑयल मार्केट सब जुड़े हुए हैं। अगर यह टकराव और बढ़ता है तो सिर्फ काराकास या वाशिंगटन ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर पड़ेगा, और भारत जैसे देशों को भी बैलेंस की बहुत मुश्किल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या वेनेजुएला की यह कहानी सिर्फ एक देश की त्रासदी है, या हर उस देश के लिए चेतावनी है जो संसाधनों पर अमीर है लेकिन नीतियों और संस्थाओं में कमजोर है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस बहस का जवाब सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरी दुनिया तय कर रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।